नमस्कार। प्राचीनतम नगरी काशी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आयोजित जीवन विद्या के 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं स्वागत संबोधन के लिए आदरणीय निशा संगल जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए आज 8 दिसंबर 1917 को काशी के IIT BHU परिसर में शुरू होने वाले 22वें जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का काशी जीवन विद्या परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। यह 22वां जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन पिछले 21 सम्मेलनों की सफलताओं में आगे की एक कड़ी बनने जा रहा है। काशी नगरी पूरी दुनिया का सबसे पुराना जीवंत शहर है। यह शहर प्राचीन काल से भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक व धार्मिक केंद्र रहा है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक व संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं। मध्य दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय बाबा जी भी अपने साधना काल में 1 वर्ष यहीं निवास करे। काशी के आकर्षण ने आज देश विदेश में मध्य दर्शन से जुड़े परिवारों को एक बड़ी संख्या लगभग 650 लोगों को आकर्षित किया। यह हम सब का सौभाग्य है। काशी जीवन विद्या परिवार की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। पिछले सम्मेलन में एक बहुत सुंदर गोष्ठी हुई जिसके अंदर में आगे के इस अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाए, हमें किस प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए, और फिर उसके बाद में उस गोष्ठी के बाद में एक समिति की बनी जिसने और फिर कुछ वक्त दे करके सजेशंस मंगाए। उस समिति के प्रतिनिधि के रूप में चर्चा करने मैं निमंत्रित करता हूं संजीव भाई जी को। आदरणीय बाबा जी को नमन करते हुए आप सभी को नमस्कार। जैसे भैया ने बताया कि पिछले साल जो सरदार शहर में सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन बाबा जी के शरीर शांत होने के बाद पहला सम्मेलन था। तो कुछ मित्रों का सुझाव था कि वहाँ पे 2 दिन अलग से बैठ के एक चर्चा की जाए, जो की भी गई थी कि इस अभियान को बाबा जी के शरीर शांत होने के बाद में आगे कैसे चलाया जाए, उसके बारे में सब लोग अपने अपने में काम कैसे कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम कैसे कर रहे हैं, और ऐसा क्या समझते हैं कि आगे इस कार्यक्रम को, पूरे अभियान को कैसे लेकर जाया जाए, उस विषय में सुझाव आमंत्रित किए गए थे। तो उस गोष्ठी के दौरान ही 9 लोगों की समिति बनी थी, जो सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हाँ, अगली। तो सुझाव जो हम लोग ने, इससे पहले वाली, नेक्स्ट, ठीक है। तो कुल सुझाव जो थे हमारे पास में, उस समिति ने जो गोष्ठी में डिसीजन हुआ था कि बातचीत के दौरान के 4 मुद्दे जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया गया था। 4 मुद्दों पर सुझाव लिए जाएं। तो वो 4 मुद्दे जो थे, एक थे कि हमारा स्वयं का अध्ययन कैसे चल रहा है, स्वयं का विकास कैसे हो, इस बारे में सब लोग क्या कर रहे हैं, मित्र लोग क्या कर रहे हैं। उसके आगे जो 3 योजनाएं हैं जीवन विद्या के लिए, लोक शिक्षा और शिक्षा के मानवीयकरण के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा और परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के लिए, इन 3 मुद्दों पर क्या किया जा रहा है और आगे क्या किया जा सकता है। उसके बाद परस्पर मैत्री संवाद सुरक्षा के सकते हैं। उसके बाद और कुछ अन्य सुझाव भी हो तो उन सुझावों को आमंत्रित किया गया था।
सब क्षेत्रों सब संस्थानों में सूचना भेजकर सुझाव आमंत्रित किए गए थे, तो 6 सुझाव बाद में और आए थे। कुल मिलाकर 42 सुझाव आए। सब सुझावों को समकक्ष रखा गया, किसी में कुछ ऐसा नहीं कि किसी सुझाव को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और किसी को नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट, तो स्वयं के विकास में सहायक आवश्यक सा लग रहा है। कुछ क्षेत्रों में इस चीज़ की आवश्यकता है। शिविर का सिलेबस या आउटलाइन जो है वो निश्चित हो और परंपरा का ठीक से सम्मान हो। शिविरों में ध्यान योग की भूमिका का भी उचित स्थान तय हो। इन चीज़ों को ऐसा लग रहा था कि इन चीज़ों को प्रॉपरली सबका आपस में एक रूपता रहे जब बातचीत शिविरों में रखी जाए तो। और लोकव्यापीकरण के लिए, लोक शिक्षा के लिए कुछ परिचय शिविरों की डेट्स जहाँ तक संभव हो हर संस्थान या हर केंद्र जो है वो निश्चित कर सकें, और कुछ तो समय के साथ साथ जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे रखी जाती हैं। 2 दिवसीय शिविर की भी आवश्यकता जो है वो भी काफ़ी लोग महसूस कर रहे हैं कि वीकेंड पे शिविर हो तो बात को संक्षेप में रखा जाए, बिल्कुल नए लोगों के लिए। अध्ययन अलग अलग केंद्रों पर शुरू हो। परिचय शिविर में 1 घंटे की डेली चर्चा हो। अंतिम दिन आधा दिन सवाल जवाब एवं सुझावों के लिए हो। और कुछ IITs में इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुए, यह एक अच्छी शुरुआत है। मूवीज़ आदि का उपयोग करके इसको दूसरे देशों में भी फैलाया जाए। शिक्षा के मानवीयकरण के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है। अन्य विश्वविद्यालयों में भी जहाँ पे परंपरागत शिक्षा चल रही है वहाँ पर भी इसका विस्तार हो। अभिभावक विद्यालयों का विस्तार हो एवं इन्हें हर गांव या शहर में अधिकाधिक खोलने का प्रयास किया जाए। शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो। अभिभावक विद्यालय एक सामाजिक इकाई के रूप में स्थापित हो। हर स्तर पर टेक्स्ट बुक्स एवं टीचर मैनुअल्स बनाए जाएं। अलग अलग शिक्षा में हुए प्रयोगों का अध्ययन हो। अभिभावक विद्यालय के शिक्षा क्षेत्र, खेल, डांस आदि की CDs उपलब्ध हों। और KG से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के शिक्षा का सार्वभौम पाठ्यक्रम का निर्माण जो कि सभी बोर्ड्स एवं सरकारों को प्रस्तुत किया जाए और स्वीकृति ली जा सके। और एक मुद्दा जो निकल कर है कि ज्ञान व्यापार से बचना है और प्रबोधकों का स्वावलंबी होना आवश्यक है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। जैसे जैसे आगे चलें, अभी भी रख ही रहे हैं, इस चीज़ को पूरा ध्यान बना रहे इस पर। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के बारे में जब पॉइंट्स आए तो मानव तीर्थ महत्वपूर्ण है, ऐसा लोगों को ऐसा मित्रों को लगता है और ऐसा लिखा गया। इंदौर प्रयोग बहुत अच्छा है, ऐसा फीडबैक आया। परिवार ग्राम के स्तर पर प्रतिनिधि का चुनाव हो। वो जीवन विद्या ग्रुप 10 स्तरीय व्यवस्था के रूप में सजे। उत्पादन विनिमय सहित सभी आयामों पर ऐप बने, जैसे अभी परिभाषा संहिता का ऐप बना है, इस तरह से और चीज़ों के ऊपर भी ऐप वगैरह बने। अधिक से अधिक परिवार उत्पादन में प्रवृत्त हों। अभी तक सभी आयामों पर जो काम हुए हैं उनका ठीक ठीक से मूल्यांकन एवं डॉक्यूमेंटेशन हो। विनिमय का आधार श्रम मूल्य आज की वर्तमान स्थिति में उसका स्वरूप स्पष्ट हो। अलग अलग केंद्रों पर हो रहे प्रोग्रामों की प्रभावपूर्ण वीडियोस बने। अलग अलग आयामों पर हुए प्रयासों की उदाहरण सहित उनके फॉर्मेट सहित शेयरिंग हो वीडियो के माध्यम से। जो उत्पादन कर रहे हैं उनके उत्पादन की जानकारी एवं उनकी इकोनॉमिक्स पर सूचना उपलब्ध हो। और 50 से 100 परिवारों के रहने की योजना पर काम हो। परस्पर मैत्री, संवाद एवं एकरूपता, इसके बारे में जो पॉइंट्स आए उसमें था कि परस्पर उत्पादन विनिमय शुरू हो। और एक चीज़ काफ़ी लोगों ने लिखी कि बाबा जी के शरीर शांत होने के बाद में कोई सिंगल लीडर, ग्रुप लीडरशिप
गवर्निंग बॉडी या सर्टिफिकेशन अथॉरिटी नहीं चाहिए, लेकिन एक मार्गदर्शक टीम जो है उसका गठन हो और अनुभव के लिए लोग परस्पर पूरक हों, अध्ययन बिंदुओं पर गहन चर्चा हो, क्षेत्रीय गोष्ठियां हो, परस्पर स्नेह मैत्री पूर्व केंद्रों में सहयोग, इसके बजाय कि दूसरों को क्या करना है इसकी बजाय मैत्रीपूर्वक केंद्रों में सहयोग हो, राष्ट्रीय समिति का गठन हो, अलग अलग केंद्रों के प्रतिनिधि हर 3 महीने में मिले और अलग अलग केंद्रों के प्रोग्राम मूलतः एक ही लक्ष्य के लिए सभी एक दूसरे के प्रोग्राम्स को स्वीकारें व पूरक हों। और इसके बाद जो अन्य बिंदु थे उनमें ऐसा निकल कर आया कि साल में वार्षिक सम्मेलन तो होता ही है, एक अनुभव शिविर भी हो। एक्चुअल में अनुभव शिविर भी होता है, लेकिन अनुभव शिविर में कुछ अभी वार्षिक सम्मेलन में काफ़ी मंच पर काफ़ी लोग आते हैं, तो उसमें कुछ लोग जो हैं जिनको हम लोग मार्गदर्शक के रूप में स्वीकारते हैं, उन लोगों की बात ज़्यादा लोगों को सुनने को मिले, ऐसा अनुभव शिविर से तात्पर्य है। फीडबैक के दौरान वार्षिक सम्मेलन में शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में हुई प्रगति शेयर की जाए। क्षेत्रीय सम्मेलन भी हो, उन बच्चों के लिए कोर्सेज बनाए जाएं जो फॉर्मल शिक्षा में नहीं जाना चाहते। युवाओं का परस्पर मिलन हो, खेती की उपलब्धियां, इससे समृद्धि की संभावना पर गोष्ठी हो, विज्ञान एवं उत्पादन की कंपैरेटिव स्टडी पर प्रोग्राम बने, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर जो दूसरे लोगों ने काम किया उनसे संवाद किया जाए और अनुभव शिविर में गोष्ठी में जो मार्गदर्शक लोग हैं वो ज़्यादा प्रस्तुति करें और भावी प्रबोधक और बाकी मित्र जो हैं वो उपस्थित हों और अध्ययन के साथ साथ तकनीकी संबंधित जानकारी भी हो और उपलब्ध कराई जाए। ये सुझाव जो है ये सुझावों की समरी और संकलन है जो 42 सुझाव आए थे। इन सुझावों से आगे का कार्यक्रम कैसा बनाया जाए वो इन सुझावों को नज़र में रखते हुए और बाकी इस शिविर के दौरान आज, कल और परसों में भी चर्चा होगी, उसमें भी सुझाव आएंगे, उस सब का संकलन करते हुए अंतिम दिन परसों एक अलग से प्रस्तुति होगी जिसमें इनके ऊपर वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता वो निकल कर आएगा। उसकी प्रस्तुति परसों अलग से की जाएगी। धन्यवाद। प्रयास संयोजन समिति के इन 42 महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर इस सम्मेलन के स्वरूप तथा कार्यक्रम की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय श्री राजीव संगल जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सबका स्वागत है। अब कार्यक्रम के बारे में, जैसा आपने सुना, पिछले सम्मेलन जो कि सरदार शहर में हुआ था उसमें अनेक चर्चाएं हुई और उसके साथ में जो सुझाव आए उनको भी आपने सुना। उसके आधार पर इस सम्मेलन का कार्यक्रम तय किया गया। पिछले सम्मेलन में क्या अभूतपूर्व व्यवस्था थी, अध्ययन किए हुए लोगों का उत्साह झलक रहा था और उसके बाद ये विचार उठा कि अब ज्ञान चर्चा को जीने से जोड़ना, इस पर मुख्य बात होनी चाहिए। इसको लेकर इस बार का विचार बिंदु, विचार सूत्र या थीम रखा गया समाधान के प्रकाश में जीने का स्वरूप। फिर तय हुआ कि ये 3 दिवसों में किस प्रकार से विषय को रखा जाए जिससे कि चर्चा हो सके। तो पहले दिन परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था या न्याय, तो आज का जो पहला दिवस है उसका जो विषय या उसकी जो चर्चा बिंदु रहेंगे वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। दूसरे दिन अर्थात कल के लिए शिक्षा संस्कार और तीसरे दिन अभियान की एक सूत्रता। इन तीनों में जो धागा, जो सूत्र इनको पिरोए रखेगा वो है समाधान के प्रकाश में जीने का स्वरूप। तो हम जो भी बात करेंगे उसको जीने से जोड़ेंगे और उसी रूप से इसका कार्यक्रम ऐसा सोच के इस प्रकार से बनाया गया है। आज पहले दिन परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, उसमें 3 सत्र हैं इस
उद्घाटन सत्र के बाद से। पहला सत्र में ज्ञान चर्चा न्याय के ऊपर, अवधारणा न्याय। उसके बाद वाला सत्र परिवार में न्याय, परिवार व्यवस्था। और तीसरा सत्र इससे जो जुड़ा हुआ है वो है परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था। तो इन तीनों सत्रों को हम आज सुनेंगे और इसमें भागीदारी करेंगे। कल शिक्षा संस्कार में भी 3 सत्र इस प्रकार से हैं। पहला सत्र ज्ञान चर्चा अवधारणा पे, और दूसरा सत्र जो कल होगा उसमें मध्यस्थ दर्शन आधारित शिक्षा का स्वरूप, जिसको संक्षेप में शुद्ध बुद्ध बोल देते हैं। और तत्पश्चात एक सत्र होगा जिसमें प्रचलित शिक्षा में मध्यस्थ दर्शन का समावेश। तो कल के लिए ये रखा गया है। और परसों तीसरे दिन अभियान की एक सूत्रता। बहुत सारे कार्य चल रहे हैं और जब जीने जाते हैं तो बहुत सारे उसके विभिन्न स्वरूप निकल के आते हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार एक अभियान में एक सूत्रता रहे, हमारे में मैत्री रहे, इसके ऊपर तीसरा दिन अर्थात परसों का विषय रखा गया है। इसके अतिरिक्त बैठकें हैं, गोष्ठियां हैं। आज शाम को 6 से 8 5 समानांतर गोष्ठियां हैं और उन गोष्ठियों के विषय आपके सामने होंगे ही। पर स्वास्थ्य स्वावलंबन के स्रोत, अध्ययन, साथ में जीना और शिविर में प्रबोधन, ये 5 गोष्ठियां होंगी। कल 2 महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया है। एक पहली बैठक युवाओं की और दूसरी स्तुषी महिलाओं की। तो ये दोनों बैठकें कल होंगी, जो कि सायंकाल के लिए रखा हुआ है। केंद्रों की प्रस्तुति के रूप में अभी उद्घाटन सत्र में जो आप सब लोगों ने अपनी कार्यक्रम के बारे में सूचनाएं इत्यादि भेजी हैं, उसके आधार पर एक ऑडियो विजुअल है जिसको आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अतिरिक्त मंच से प्रस्तुतियों के अलावा कभी कभी ऐसा लगता था कि मंच से एक केंद्र के बारे में बताया जा रहा है, एक समूह के बारे में बताया जा रहा है, पर उस पर पर्याप्त चर्चा कैसे हो, इसको देखते हुए पोस्टर सेशन इस बार रखे गए हैं। और उन पोस्टर सेशन के माध्यम से, जो कि कल उसके लिए अलग समय रखा गया है, वो पोस्टर बाहर खुली हवा में आसमान के नीचे होंगे और उसमें सब अपने अपने समूह और केंद्र के बारे में लोगों को बता सकेंगे। और हमारे जितने सब लोग यहाँ आए हैं, जानने के इच्छुक हैं, वहाँ और चीज़ों को जान सकेंगे। मुख्य बात यह है कि एक तरफ चर्चा हो, अपनी शेयरिंग हो, और दूसरी तरफ लोगों से मिलना जुलना। तो इसलिए इस स्थल का चयन इसी को सोच के किया गया कि सब चीज़ एक ही जगह पर हो जाए, और ऐसा स्थल हमें मिला। ये हमारा सौभाग्य है, काशी का पुण्य है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कारण ये सब सुविधाएं इस प्रकार से उपलब्ध हैं, तो हम उनके प्रति आभारी हैं। और इसके पश्चात तीसरे दिन, हालांकि समापन है भोजन, लंच के भोजन के साथ ही, इसके पश्चात एक जनसभा रखी हुई है। जनसभा में काशी के प्रबुद्ध जन आएंगे और उनसे एक चर्चा हो सकेगी। आप सब जो भी उस समय यहाँ हो, मुझे पता है कुछ लोग तीसरे दिन जाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो भी यहाँ हैं वो प्रबुद्ध जनों से आशा है बातचीत कर सकेंगे, जिससे हम चीज़ों को और आगे, हमें काशी में और अच्छा काम करने के लिए हमें राह आसान होगी। और इस सब के साथ ही आप सबको प्रणाम।
धन्यवाद आदरणीय राजीव भाई जी। हम देख रहे हैं कि कैसे बॉटम अप नीचे से लेके पिछले सम्मेलन में सुझावों के बाद में इस सम्मेलन का स्वरूप और अब इस सम्मेलन के स्वरूप से हमें किस प्रकार की अपेक्षाएं हैं उसके बारे में कहने के लिए मैं आदरणीय हिमांशु दुगड़ भाई जी को निमंत्रण देता हूं। परम पूज्य बाबा जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम। इस काशी नगरी के जितने भी देवी देवता हैं, यहाँ जागृत जीवन हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए सम्मेलन का जो परिभाषा बाबा जी ने दी है, पूर्णता के अर्थ में मिलन, साथ साथ में बाबा जी ने जो अध्ययन बिंदु में लिखा है कि उनका जो मौलिक अनुसंधान है वो पूर्णता के अर्थ में ही है। कथन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ये 3 पूर्णताओं के बारे में बाबा जी ने लिखा है। और ऐसा भी कहा है कि ये परंपरा में इस पृथ्वी पे पहले पहचानी नहीं गई थी, और पहचानने के साथ साथ प्रमाणित तो बिल्कुल नहीं हुई थी। जो महान और दुष्कर कार्य पूज्य बाबा जी ने किया है, उन्हीं के अर्थ में हम सब लोग पिछले 22 साल से हर वर्ष मिल रहे हैं। ये 22वीं बार है जब हम लोग मिल रहे हैं। देखिए, हम जितनी बार भी यहाँ जो लोग मिलते हैं, हमारे पास न तो कोई भय कारणवश मिलते हैं कि यहाँ नहीं आए तो हमारे साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा, न कोई हम लोगों को किसी को प्रलोभन है। और प्रचलित रूप में परंपरा में जिसे आस्था कहते हैं, वैसी कोई आस्था के साथ जुड़ के भी हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं। कोई यहाँ आने से मेरे को कोई बहुत भौतिक लाभ हो जाएगा, कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी इतनी संख्या में इतने अच्छे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों से परे कुछ और उद्देश्य हमने पहचाना है। हम लोगों सबके एक कॉमन उद्देश्य बना है, जिसके लिए हम लोग सब इकट्ठा होते हैं और बड़े शांति से, बड़े तन्मयता के साथ, बड़े खुशी के साथ, उत्सव पूर्वक हम लोग 3 दिन 4 दिन जैसा ऐसा मौका पड़ता है। और इस बार तो मुझे लगता है कि पूज्य राजीव भाई ने और निशा दीदी ने ये सम्मेलन को 6 दिन का बना दिया है। ये तो हम लोग सब यहाँ बैठ के बड़े मंगल मैत्री पूर्वक आनंद ले रहे हैं। परंपरा में जो भी ये आधार थे, वो सारे आधार तो हमारे नहीं हैं मिलने के। दूसरा, जो भौतिकवाद के अंदर हम जो इकट्ठा होने का जो कुछ भी आधार मानते थे, उसको ये था कि एक समूह मिलके एक इंडिविजुअल से बेटर डिसीजन ले पाता है। ऐसी मान्यता है उसमें कि कई लोग मिलके एक व्यक्ति से ज़्यादा बढ़िया डिसीजन लेते हैं, और उसके लिए सभाएं बनाई गई और इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, तो जहां बहुत लोग मिलकर चर्चा करते हैं और कुछ निर्णय लेते हैं। अब आप लोगों ने जिन्होंने भी सम्मेलन में कहीं पे भी आए हैं, यहाँ कोई निर्णय नहीं होता, यहाँ बैठ के कोई वोटिंग नहीं होती, और कोई हम लोग बैठ के निष्कर्ष नहीं निकालते कि हमको अब ऐसा करना है, वैसा करना है। ये कोई प्लानिंग भी यहाँ कोई होते हुए बड़े रूप के अंदर मैंने नहीं देखा है। तो बहुत लोगों के मन में ये विचार भी आता है कि भी सम्मेलन के अंदर हम बैठ के कुछ प्लानिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, पर ऐसा कोई बहुत बड़े रूप में होते हुए मैंने तो नहीं देखा। फिर भी हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो इन दोनों चीजों से परे और अलग रूप में हम लोग सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो क्या है? तो सबसे पहला जो बात दिमाग में आता है वो है जो स्रोत है, उसकी पहचान के लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस व्यक्ति ने
ये विचार हमको दिया, ये दर्शन हमको दिया, और जिसके अनुसंधान से प्रभावित होकर, जिसके विचार से प्रभावित होकर हम लोगों ने अपने शरीर यात्रा का लक्ष्य, आगे की शरीर यात्राओं का लक्ष्य बदल दिया है, उसको पहचानने के लिए, पुनः पहचानने के लिए और गहराई में उसको समझने के लिए उस स्रोत को हम लोग पहला बार, हमारा उद्देश्य होता है इकट्ठा होते हैं। इसीलिए जब हम एक दूसरे से परस्परता में मिलते हैं और हम सब ने ऐसा देखा है, बड़े खुश होते हैं, बड़े भाव से विभोर होके गले मिलते हैं। उसका आधार यही है कि भाई मैं इस विचार से प्रभावित हूं, आप भी इस विचार से प्रभावित हैं। इस बात का उत्सव हम मनाते हैं और उस बात का उत्सव मनाते हुए हम एक दूसरे के साथ परस्परता में मिलते हैं। इसमें और कोई भय प्रलोभन नहीं है और कोई कारण नहीं है, और उसी के रूप में हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं उस व्यक्ति के लिए, और जो महान प्रयास हुआ है इस अनुसंधान के लिए, उसको एक स्वीकृति पैदा करते हैं अपने मन में। बार बार हम एक दूसरे से मिलके सम्मेलन में और आपस में बात करके उस प्रयास की स्वीकृति बनती है वापस, कि भी उसको भूले नहीं हम। उस रूप के अंदर दूसरा जो उद्देश्य जो हम लोग मिलते हैं अलग अलग क्षेत्र में, इस विचार से प्रभावित होकर हम लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के काम के बारे में जानकर और एक दूसरे की उपलब्धि से हम सब लोगों का उत्साहवर्धन होता है। हम प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं कि उसने ये किया, अरे वाह, मेरा भी उत्साह बढ़ता है, मेरा हौसला बढ़ जाता है, मेरे को भी ये मन में इच्छा हो जाती है कि मैं भी कर पाऊंगा। इसलिए ये सारी की सारी मेरी अंतर्मुखी जो गति है, मेरी चेतना विकास का जो स्रोत है, वो पुनः जागृत हो जाता है। उस रूप में देखा जाए तो ये सम्मेलन कोई बहिर्मुखी कार्यक्रम नहीं है, अंतर्मुखी जो हमारा कार्यक्रम है उसके मदद रूप के लिए हम सब इकट्ठा होते हैं। अभी तक के मानव जाति के परंपरा में जितने भी ये समूह में लोग इकट्ठा हुए थे, वो सब लोग एक बहिर्मुखी कार्यक्रम के प्रचार प्रसार का मुख्य उद्देश्य लेके हम इकट्ठा होते थे। यहाँ अंतर्मुखी जो यात्रा है उसमें मदद रूप होने के लिए, हाँ, उसका एक प्रभाव है कि थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार हो जाता है। ये मूल उद्देश्य सम्मेलन का नहीं है, स्वतः ही हो जाता है, ये एक सहज घटना है। ये दो मुख्य विचार लेके और उद्देश्य लेके सार के रूप में जो हम इकट्ठा होते हैं, इनको हमें बार बार याद रख के, विचार रख के हम लोगों को ये अगले 3-4 दिन बिताने चाहिए। पिछले साल सम्मेलन के आयोजन करने का सौभाग्य मुझे मिला, आयोजित करताओं में एक में था। इस साल कुछ इसमें भागीदारी और करने का मौका मिला। मेरे को परस्परता में और खुद के अंदर मैं देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी चेतना विकास की यात्रा में ये बहुत सहायक हुआ है। जब एक बार सम्मेलन हो जाता है तो मेरे मन के अंदर एक गौरव का भाव पैदा हुआ कि ये सम्मेलन हम बड़े उत्साहपूर्वक सक्सेस के साथ हम कर पाए। तो ये मूल्यों का आस्वादन मैं अपने अंदर देख पाया। अभी ये जो इतना विशाल जगह में इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, कोई आयोजन के अंदर मेरी भागीदारी बहुत न्यूनतम रही होगी, अगर रही है तो भी एक मन में गौरवता का भाव तो पैदा होता है कि इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग अच्छी बात कर रहे हैं। उस रूप में मेरे व्यक्तिगत यात्रा में भी ये मदद रूप है। और ये उदाहरण मैं इसलिए कि आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ ये, ताकि आप लोग भी इसको देख पाएँ कि हम सब लोगों की व्यक्तिगत यात्रा में ये बहुत महत्वपूर्ण है, कदम है। हम सब मिलके इस सम्मेलन की परंपरा को चालू रखें। आगे जाके जैसे जैसे ये अभियान और सुदृढ़ होगा, वैसे वैसे शायद इसके स्वरूप बदलते जाएंगे। अभी का जो स्वरूप दिख रहा है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय हिमांशु भैया जी ने हम सभी के सामने सम्मेलन से जो अपेक्षाएं हैं, कृतज्ञता का भाव, परस्परता में उत्सव और प्रयासों की स्वीकृति, इन सभी अपेक्षाओं को सुंदर ढंग से रखा। और जो हमारी मूल अपेक्षाएं हैं, जागृति एवं स्वराज व्यवस्था, आगे बढ़ने से पहले इन अपेक्षाओं के लिए जो अभियान हम जिस अभियान से जुड़े हैं उसकी वर्तमान स्थिति से आप सभी को परिचित कराने के लिए अंकित भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। बाबा जी को नमस्कार और सभा में सभी उपस्थित साथियों को भी नमस्कार। जैसे सांगल जी ने बताया कि इस बार कुछ नए प्रयोग हुए हैं। सितंबर के सम्मेलन के बैठक में ऐसा एक बात हुआ कि क्या हम सम्मेलन में हर साल के कार्यक्रम का एक अपडेट रख सकते हैं या एक समरी रख सकते हैं कि विगत एक वर्ष में क्या क्या कार्यक्रम हुए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सोचा एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन पहला स्टेप या पहला एक कदम हो सकता है उस दिशा में, जिसको आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसी के लिए हमने एक केंद्रों के लिए और जो भी कार्य पूरे भारत में हो रहे हैं उनके लिए एक फॉर्म बनाया और वो फॉर्म हमने आप सबको भेजा और सबको बहुत परेशान भी किया फ़ोन कर करके कि इसको जल्दी वापस भेज दीजिएगा। और उसका उद्देश्य ये था कि जितना डेटा हमारे पास आ पाए कि एक साल में कितना कार्यक्रम और कितनी सारे भागीदारी हम लोग कर पा रहे हैं, इनको तीनों योजनाओं के आधार पे देखने का प्रयास किया है कि लोक शिक्षा और शिक्षा संस्कार योजना और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, इन तीनों योजनाओं के और तीनों दृष्टियों के आधार पे अगर हम अपने कार्यक्रमों को देख पाएँ तो जो सारा हमारे पास भी डेटा जितना हम इकट्ठा कर पाए हैं, जितना आया है, उसको हमने कलेक्ट करके एक 3 या 4 मिनट की एक ऑडियो विजुअल बनाई है। अभी बहुत सारा अभी हमारे पास सूचना और तस्वीरें आई नहीं है कुछ केंद्रों की, तो इसलिए इसको हम ऐसा मान रहे हैं कि जितना अभी तक आया है उतना का ही अपडेट है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये पूरा नहीं हुआ है। जैसा हमारे पास और आ जाएगा इसको फिर हम और फिलअप करते हुए जाएंगे। पर स्क्रीनिंग से पहले एक बात रखें कि सोच रहे हैं कि कैसा ऐसा एक स्वरूप बन सकता है जिसमें हम हर साल सारे प्रयासों को भारत और धरती पर जो हो रहे हैं उनका एक संकलन, उनका एक इकट्ठा करके उनको प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, ये एक प्रयोग है। और इसके बाद सम्मेलन में जब मौका मिले इसके बारे में और बात कर सकते हैं कि और आगे कैसे हुआ जाए। इसको भी हम स्क्रीन कर
स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। अंकित भैया और उनकी टीम और जिन लोगों ने इसके लिए डाटा भेजा, उन सभी के कारण से यह सब बन पाया है। यह जो सम्मेलन है, जिसका विचार सूत्र है समाधान के प्रकाश में जीने का स्वरूप, इस पर आदरणीय ए नागराज जी विचारों का एक संकलन किया गया है और उसको जो उनकी ऑडियो है उसको एडिट करके अभी प्रेजेंट करने वाले हैं अंकित भैया। आइए इसे ध्यान से सुनते हैं कि बाबा जी ने किस प्रकार का स्वरूप की कल्पना योजना बनाई। धन्यवाद। सुखी होना मूल कारण है। हमको क्या को ज्ञान चाहिए? सुखी होने के सुखी लिए होने के लिए। सुखी होते रहना बनता है बाद में। अभी सुखी होने के लिए ज्ञान को पहचानने कर जा रहे हैं। पहले मूल ज्ञान सुखी होने के लिए है, मानव ज्ञानावस्था में है। इसी के आधार पर सुखी होने के आधार पर ही मानव ज्ञान अवस्था में ये जो सुख जो है किसी स्केल में आता है। मानव रचित स्केल्स जितने भी है, एक्रो माइक्रो स्केल्स में ये आता है। इसको यहाँ डिसॉल्व करो। नंबर 1, विगत के परिभाषाएं जो शब्द की दिया है उसके आधार पर भी नहीं आता है। सुख का पहचान विगत की परिभाषा से नहीं आता है। और उसके बाद सेकंड, जितने भी एक्रो माइक्रो मेजरमेंट्स बनाए हैं उसमें नहीं आता है। ये दो बात को यहाँ रिजॉल्व करो। दोनों छूत से छूटोगे, नहीं तो छूत पकड़ा ही रहेगा। छूत छूटने की उपाय कुल मिलाकर क्या मिला, क्या हुआ? विगत से हमको भाषा मिला है। भाषा के साथ जो कुछ भी हमारा ज्ञान के बारे में जो कुछ भी विगत से सोचा गया, वो ज्ञान सुख को नहीं पहचाना। सुखी होना चाहता है, ये बात को पहचाना। उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए ना। इसके लिए हम विगत के प्रति कृतज्ञ हैं। मानव सुखी होना चाहता है, ये बात को डिक्लेयर किया है भारतीय अध्यात्मवाद। ठीक है ना। इंद्रियों में सुख को खोजा, संवेदनाओं में इस बात को भी सोचा, कहा है। इंद्रियों में सुख नहीं होता है, उस सुख की निरंतरता नहीं होता है, इस बात को भी डिसॉल्व किया। किंतु सुख किसमें होता है पूछा, उसको रहस्य में बताया, उसको अपन उजाले में बताने जा रहे हैं। इतनी बात, छोटी सी बात। उसके लिए थोड़ा सा सोच विचार का शुरुआत कहाँ से, इसका सुख को स्पष्ट करने की शुरुआत कहाँ से हो कर सकता है, उसके लिए ये पता चला लगाया। अपन शब्द का परिभाषा अपन देंगे, शब्द परंपरा में है। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, उसी प्रक्रिया एक्रो माइक्रो मेजरमेंट हमने तैयार कर दिया।
मानव का अध्ययन नहीं कर पाए हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इस पॉइंट में, इस बिंदु में रखते हैं। मानव का अध्ययन होना भी जरूरत है, सुख पहचानने में आना भी आवश्यक। मानव का अध्ययन ना हो, सुख पहचान लिया, ऐसा हो सकता है? एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में जो सुख जो मानव में होता है, मानव का ही अध्ययन ना हो तो और सुख का पहचान हो जाए, वो नहीं बात बनती। यह नहीं हो सकता। नंबर 1, सुख का पहचान के लिए जो परंपरागत शब्द पहचान नहीं पाया, परंपरागत एक्रो माइक्रो मेजरमेंट पहचाना, शायद यह पर्याप्त हो जाता है ना समीक्षा। इससे लंबा चौड़ा कोई समीक्षा करना है, इतना पर्याप्त है ना। और इसके बावजूद हम यही कहते हैं, विगत ने जो कुछ भी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया या सोचा समझा, समझने की कोशिश किया, उतने में हमारा जो परंपरा में जो सुख की ज्ञान होना था, सुख का स्वरूप होना था, वो नहीं हो पाया। वो स्वरूप ज्ञान के लिए हम प्रयत्न किया। ठीक है ना। उसमें क्या हो जाता है, मनुष्य का अध्ययन होने का आधार बना। मनुष्य को अध्ययन करने का रेफरेंस पॉइंट सुखी होने के अर्थ में है और कोई अर्थ में नहीं। बहुत सुंदर। यहाँ हम आ गए। पहला क्या पॉइंट बनाया, रेफरेंस पॉइंट। अध्ययन नहीं हुआ, मानव का रेफरेंस पॉइंट बनाया, अध्ययन होना चाहिए। अध्ययन का जो कीन बिंदु क्या चीज है, माइक्रो बिंदु क्या चीज है, सुखी होना। तो माइक्रो बिंदु इसीलिए नाम रखते हैं, एक परंपरा में एक रूढ़ी है, भाषा का रूढ़ी। भाषा परंपरा दिया है ना बाबा, भाषा रूढ़ी के रूप में है माइक्रो, सूक्ष्म नापदंड। ठीक है। सूक्ष्म नापदंड जो है, सूक्ष्मतम नापदंड में सुख का पहचान नहीं हुआ। वो बात ठीक है बाबा। और व्याकरण संस्कृत जैसा भाषा में अनेक शब्दों को प्रोड्यूस किया, नकारात्मक विधि से न सकारात्मक विधि से, उससे भी मानव को सुख का बिंदु समझ में नहीं आया। इसीलिए मानव का अध्ययन नहीं हुई। मानव सुखी होना चाहता है, आमतौर पर अध्ययन माने भाषा के रूप में सर्वे। सुख क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करना आवश्यक पड़ा, आवश्यकता पड़ी ना भाई। आवश्यकता पड़ने पर बात क्या हुआ, ज्ञान क्या है वहां चले गए। क्योंकि सभी जो अभी तक का भी जो जैसे कार्य का ज्ञान रहा या संवेदनाओं का ज्ञान रहा, तो इसी तरह सुख का भी, सुख के मूल में भी ज्ञान रहना चाहिए। सुख ज्ञान। सुख भासने के बाद संवेदना में आ चुकी, सुख भासने की बात संवेदना में आ गई। होता है वाला बात समझ में आ गए, है ना। कैसा होता है वो नहीं रहा, रूप में ये बात नहीं, घटना के रूप में होता है बताया, घटना के रूप में, भास के रूप में, ऐसा उस सुख की निरंतरता नहीं होता है। ये भी उसके साथ हो गए। ये भी अपने को पहचान में आ गई कि सुख की निरंतरता नहीं होता है। संवेदनशीलता में, संवेदनशीलता है ना, ये भी आ गए। उसके बाद जो है ना अपन सोच रहे हैं सुख की निरंतरता कैसा, उसके लिए अपने को ज्ञान विवेक विज्ञान विधि से होता है। यहाँ ला दिए, एक भाषा दी है, भाषा देने के बाद ज्ञान के पास ले गए। ज्ञान के पास ले गए तो सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, ये दोनों प्रचलित रूप प्रचलित नहीं होगी, नहीं हुई। इतना एक आती है, प्रचलन है, मानव व्यवहार करता है मनुष्य के साथ, ये अपने को पता है। ये ज्ञान अपने को पता है। व्यवहार से होने वाले प्रभाव से में है, वो अपने को पता नहीं है।
लेकिन बाबा इसको धीरे से कुछ व्यवहार से जो फल परिणाम होता है उसका परिसीमन अपने को पता नहीं है, किंतु व्यवहार करता है ये पता है। व्यवहार करता है पता है, व्यवहार की सीमा में व्यवहार के फल परिणाम सीमा अपने को पता नहीं है। व्यवहार की फल परिणाम सीमा अपने को पता नहीं। कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि व्यवहार का कॉज एंड इफेक्ट क्या है ये हमको नहीं पता है। सूक्ष्म में क्या है, उसका रिजल्ट क्या हो जाता है ये पता नहीं। क्रिया का इफेक्ट कितना हो सकता है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, व्यवहार करता है ये पता है। ठीक, चलिए ये भी एक रेफरेंस पॉइंट हो गई। अब नया रेफरेंस पॉइंट हो गया इस हो गई। अच्छा, इस ढंग से क्या हुआ, अननोन नोन, दो बात में हम चले गए। ठीक है, अननोन मटेरियल, नोन मटेरियल। ठीक है, नोन रेफरेंस पॉइंट हुआ, अननोन इज टू बी अचीव्ड। अननोन की अपन ट्रेस किए, ये हमको समझ में नहीं आया। ठीक ठीक, व्यवहार करता है ये हमें नोन है। व्यवहार का फल परिणाम उसका कितना हो सकता है, सूक्ष्म क्या है ये नहीं आया, वो अननोन नहीं आया। ठीक है, अज्ञात वो है, ज्ञात ये है। ये हुआ। ठीक, सुखी होना है ये हमको पता चला। ठीक, सुख होता है ये भी पता चला, सुख की निरंतरता नहीं है ये भी पता चला। हाँ, ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गई। ठीक, सुख की निरंतरता चाहत है वो अज्ञात है। इसको ठीक से बाबू, ठीक है बाबू, इसमें बड़ी दया की जरूरत है बेटा। सेल्फ इन्वॉल्वमेंट ही इसमें काम करेगा, इम्पोजिशन इसमें काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी जेन्युइन पॉइंट इतने, सेल्फ इम्पोजिशन ही इसमें काम करता है। सेल्फ इन्वॉल्वमेंट काम करता है, इम्पोजिशन काम नहीं करता। ये बात बहुत अच्छी बात है ना। हाँ बाबा, इसको ये आरोप नहीं है क्योंकि वास्तविकता आरोप नहीं होती। हाँ, ये चाहत है मानव के, घटना है मानव के, मानव से किया हुआ घटना है। घटना व्यवहार करता है पता चला है ना। घटना संवेदनशीलता में राज्य होने के रूप में पहचान लिया, उसमें संवेदनशीलता में सुखी होने का भास होता है ये भी स्वीकार लिया, उसकी निरंतरता का चाहत पता लगा लिया, वो अननोन है। निरंतरता कैसा होता है उसको भी पता लगाना है ना। दूसरे विधि से सुख होता है, ये किस विधि से होता है उसको पता लगाना है। ठीक है बाबा, बस ये अच्छा सा रेफरेंस खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है, अभी रेफरेंस पॉइंट बना है। वही बात है, रेफरेंस पॉइंट हो गया तो बात पूरा हो गई। हाँ, अभी अज्ञात तक पहुंचे नहीं। जैसा अपन अपना घर ही एक है, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ। हम कहीं भी जाते हैं घर में आते हैं। अभी हम वहां से चले इसी घर में क्यों आए भाई, इसी जगह में, क्योंकि हम पहचानते रहे। यही इसका उत्तर। तो अपन विकल्प को सोचने के लिए एक जगह पहचाना, आधार बिंदु। कैसा पहचाना? विगत से कुछ शब्द आए हैं, विगत से कुछ नापदंड आए हैं। नापदंड को ज्ञान मान करके कुछ लोग चले हैं, उसको विज्ञान मानते हैं। क्या शब्द को लेकर चले हैं, इसको ज्ञान माने हैं। शब्द से ज्ञान जो है ना संतुष्टि दे नहीं पाया, नापदंड से कोई संतुष्टि मिला नहीं, और हो सकता है शेष है ये, और छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ऐसा तो शेष बचा ही है। नापदंड इससे भी नापदंड हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, ये अभी बचा ही है। तृप्ति का स्तर नहीं मिला। उसी प्रकार के ये धरती जैसी एक वस्तु, इसको नापने मात्र से, ऐसे धरती अनंत बैठा है, कितना नापोगे भाई, कहाँ तक नापोगे? आवश्यकता के अनुसार। अच्छा, आवश्यकता नाप के संदर्भ में हम समझता हूँ, हम जितना करते हैं उससे ज्यादा नापने की अपेक्षा या अर्हता बना रहता है।
एक जगह में इति हो गई। ये आवश्यकता के अनुसार ही हम कर पाएंगे, हमारा आशा अपेक्षा के अनुसार हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आवश्यकता का ध्रुवीकरण होना जरूरी है। आशा अपेक्षा क्योंकि अक्षय है, तो इसका ये क्योंकि जीवन शक्तियां अक्षय है, ये आशा अक्षय है, तो अपेक्षा अक्षय है। इसको कैसा मिलाए? बहुत सुंदर। तो आशा अपेक्षा के अर्थ में अगर हम अपनी कार्य को सेटिस्फाई करने जाते हैं तो उसका ध्रुवीकरण नहीं होता, हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अक्षय है। आशा जीवन की वस्तु है। क्रिया जो है ना, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। शरीर के द्वारा जब क्रिया होता है, आशा के आंशिक रूप ही व्यक्त होता है। आशा का आंशिक रूप ही व्यक्त होता है। तो उसमें क्यों बताया? शरीर शक्तियां जो है जीवन शक्ति की अपेक्षा में वो नगण्य है। ठीक बात। शरीर के आधार पर माने हम पहचान नहीं है, जीवंत मनुष्य के रूप में ही हम मनुष्य को पहचानते हैं। हाँ, ये स्वीकृत है। रेफरेंस पॉइंट के अर्थ में बाबा ऐसे हुआ कि जीवंत शरीर होता है, मृत शरीर होता है, मृत शरीर का विसर्जन करते हैं। अज्ञात के रूप में जीवन क्या है? वो अज्ञात, वही अज्ञात। इसको अपने को पता लगाने की जरूरत है। अब क्लियर हो गया? क्लियर हो। अब वो क्या चीज मनुष्य से डिविएट होता है, वो जिसको हम मृतक मानते हैं, वो अज्ञात हुआ, वो अज्ञात हो गया। अज्ञात का बिंदु ये हुई। ज्ञान का बिंदु अज्ञात है, सुख का बिंदु अज्ञात है। सुख की निरंतरता, सुख वासना के बारे में तो हम टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में। इस ढंग से 3 अज्ञात बिंदु को अपन प्लेस कर दिया। ठीक है बाबा, ठीक है ना? हाँ बाबा। तो इसके बाद हम इस बिंदु से हम शुरू करते हैं। पहले जो है ना, जीवन को मनुष्य को लेकर के चल सकते हैं, एक विधि। पूरा अस्तित्व को लेकर चल सकते हैं। 2 रूप से अपन अध्ययन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। मनुष्य का अध्ययन से शुरू करते हैं। मनुष्य में शरीर होना पाया जाता है, शरीर में अंगावयव होना पाया जाता है, जैसा आँख, कान, नाक, मुंह, जीव, जिह्वा, ये सब बात पाया जाती है। चमड़ा, ये सब पंचेंद्रियों को पाया जाता है। इन पंचेंद्रियों से हम अनुकूलता प्रतिकूलता को व्यक्त करते हैं। इसको जीवंत शरीर नाम है। ये जब भी व्यक्त करना बंद कर देते हैं, उसको मृतक शरीर घोषित होती है। वो कैसा स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन होता है। जीवंत कैसा माना जाता है, जीवंत कैसा होता है और मृत्यु कैसा होती है, इसके बारे में अध्ययन होने पर मानव का अध्ययन हुए। इस बीच में जो कुछ भी करता है, मानव परंपरा का कार्य हुआ, व्यवहार हुआ। मानव परंपरा सहज कार्य क्या चीज है भाई? जन्म से मृत्यु के बीच में जो हुआ। ठीक है? इस बात को अपन शुरुआत की। मानव से शुरू करने पर पता चला मानव को आदिकाल से कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। उसका क्या गवाही है? हम झाड़ के ऊपर से धरती में आने के बाद झोपड़ी में, कंदरा में, गुफा में, कुकट में समय व्यतीत किया, ऐसा कल्पना किया जा सकता है। उसके बाद झोपड़ी बना दिया, पत्ते से, लकड़ी से इस झोपड़ी बना लिया। वो झोपड़ी को हम धीरे धीरे कबीले की घर के रूप में परिवर्तित किया। और तब तक जो है ना, औजार वगैरह भी तैयार हुई। 2 विधि से हुई। ये जो हमारा सुविधा के लिए भी औजार कुछ तैयार हुआ, और जीव जानवरों को मारने के लिए, काटने के लिए भी औजार तैयार हुई। ठीक है ना? गांव बसते के पहले कितना बात हो गए, गांव कबीला बसने की पहले ये बात पूरा हो गई। ठीक है ना? गांव कबीला बसने की बाद
जो गांव, एक गांव वाले दूसरे गांव को, एक कबीला वाले दूसरा कबीला को लूट खसोट मार काट करते रहे, उसको देख करके कोई ना कोई बुद्धिमान इस बात को सुझाया, भाई आप लोग को संघर्ष करने की जरूरत नहीं, लड़ने का काम हम करेंगे, जान माल को सुरक्षित रखेंगे, अल्लाह बाबा आप सुख चैन से रहने की व्यवस्था कर दो। तब से एक शासन नाम की चीज तैयार, शासन नाम की चीज, उसके लिए शासक नाम की तैयार हुआ। शासन के लिए शासक चाहिए, शासक के बिना शासन हो नहीं सकते थे। उसमें परिकल्पनाएं ये दी गई, ईश्वर ही शासक है मूलतः, और राजा ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव। इस ढंग से पहचाना गया। राजा गलती नहीं करता, ये मान लिया, ये मान्यता के आधार पर राजा को सम्मान हुए। राजा जो कहता है वो संविधान है, यहाँ से शुरू किए, ठीक है ना। राजविधि से भी कोई सच्चाई पहचानने में नहीं आया, यही राज है ना। सभा विधि से भी हमको ये पहचानने में नहीं आया, यही राज है। मूल में क्या राज, जो सुख चैन से हर व्यक्ति रहना। क्या सुख चैन, सुख से रहना, क्या सुखी रहना, और शांत रहना। सुख शांति से रहने का नाम है सुख चैन। अमन चैन, चैन का मतलब है शांति। अमन चैन बोलते हैं ना, अमन चैन का सुख चैन का, ठीक ठीक है ना। सुख शांति, सुख शांति से रहने की आश्वासन है, राजगद्दी से, राजगद्दी वो पूरा हुआ, ठीक है। इस बीच में उसके साथ और एक बहुत बड़ी महिमा संपन्न बात हुई, धर्मगद्दी तैयार। धर्मगद्दी तैयार होने से, धर्मगद्दी से आश्वासन हुआ कि भी पापी को हम तारेंगे, अज्ञानी को ज्ञानी बनाएंगे, स्वार्थी को परमार्थी बनाएंगे। ये तीन ही बात है जो मानव को पाप करने में रास्ते से बेरास्ता लगाता है, ऐसा सोचा है। और अभी तक की विडंबना की बात यही है, कोई अज्ञानी ज्ञानी होता हुआ हमको मैंने गवाही मिलता नहीं, ज्ञानी हो गया ऐसा कोई रेफरेंस नहीं। और कई लोग अपने को ज्ञानी डिक्लेयर करते हैं, वो पहुंचता नहीं मानव के पास। आज भी पेपरों में, माध्यमों में कोई ज्ञानी का नाम से कुछ होता ही रहता है। उससे मानव को पाप धुलने का, परमार्थी होने का, क्या ज्ञानी होने का रेफरेंस मिलता है। इस ढंग से हम खाली हो गए इस भाग में, ठीक है। मानव अपने आप में क्या किया पूछा, हो गया राजगद्दी धर्मगद्दी का तो बात हो गई। मानव अपने आप में क्या किया पूछा, तो यही किया। मानव जो है ना धीरे धीरे अपने परिभाषा के अनुसार काम करता ही गया। अपने परिभाषा के अनुसार दो भाग है, मनाकार को साकार करने वाला, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। मनाकार को साकार करने वाले को पूरा कर लिया। इसको मानव के हैसियत से किया है, शासन नहीं किया है, ना धर्मगद्दी किया है। एक्चुअली शासन और धर्मगद्दी भी मनाकार ही है बाबा। वो ठीक है ना, मनाकार को साकार करने के पक्ष में है, पक्ष में वो करता है, वो नहीं है, करता वो नहीं है, करता है सामान्य आदमी ही। सामान्य आदमी ही मनाकार को साकार करता है। ठीक हो गया। आज भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सामान्य आदमी ही प्रोडक्ट को बनाता है। ये बनाने का जो काम है शासन नहीं है, ये सामान्य आदमी का कारीगर ही है। ये बात बिल्कुल सही है।
इसमें कोई शंका इसमें कोई शंका नहीं। मनाकार को साकार करने वाला के बारे में सामान्य आदमी सदा सदा से करते आया। उसका जो आज हम डिजिट करते हैं, सांख्यिकी विधि में से प्रोजेक्ट करते हैं, तो तब तो हम ये कह सकते हैं भाषा में, मान लीजिए सामान्य आकांक्षा संबंधी आहार आवास अलंकार संबंधी बातों में हम समृद्ध हैं। सबको मिल सकता है, आहार सबको मिल सकता है, आवास सबको मिल सकता है, अलंकार वस्तु सबको मिल सकता है। इस जगह में हम आए हैं। उसके बाद महत्वाकांक्षा संबंधी दूर संचार व्यवस्था को हम तैयार कर ले हैं। ये भी सबको मिल सकता है। एक व्यापार विधि से प्रस्तुत किए। इसको सामान्य आदमी बनाया, उसको उपयोग करने गया तो क्या हो गया, वो व्यापार विधि तैयार हो। ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड स्टाइल ये बनी, तो मैंने विश्व व्यापार मानसिकता तैयार करने की विचार है। उसमें ये हुई जिनके पास ज्यादा पैसा हो वो संसार में व्यापार करते रहे, इसका व्यवस्था हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा ज्यादा पैसा जिसके पास है वो व्यापार करते रहे। ये बात पर एक आजादी की अवकाश बनाने के कार्यक्रम है। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो अच्छा लगा। इसमें बुरा लगने वाली बात क्या चीज है, व्यापार लाभ प्रवृत्ति से जुड़ गए। एक तरफ तो विश्व को जोड़ने की बात रही, लेकिन साथ में वो लाभ प्रवृत्ति से भी होने के कारण से शोषण सिद्ध हो गए। शोषण विधि से लाभ प्रवृत्ति प्रेरित हो गई। फलस्वरूप क्या है, ज्यादा कम का संभावना सीढ़ियां बनते गई। ज्यादा कम का सीढ़ियां संघर्ष का आधार होता गया। तो इतनी ही बात है, छोटी सी बात। ये यूनिवर्सल साउंड हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। इसमें किसी का विरोध किया है? नहीं हुआ। समीक्षा है, समीक्षा किया, प्रभाव ये हुआ, किया प्रभाव ये हुआ। कॉज एंड इफेक्ट की बात है, इफेक्टिव यहाँ तक काम आ गया। कार्य रूप में इस बात का भी एक साइड रेफरेंस मिला, तो शोषण मुक्त होना है कि नहीं, ऐसा के लिए एक जगह बना। कार्य रूप के अंदर शोषण मुक्त होना है कि नहीं, एक जगह शोषण मुक्त परंपरा होना है या नहीं होना है, ये भी सोचने की एक मुद्दा बन जाती। पहले से क्या क्या बना भाई, जो मानव सुखी होने की बात आई, सुखी होना जो है ना किसी भी न्यूमरोलॉजी में आता नहीं, शब्द में आता नहीं। शब्द से कोई आदमी सुखी होने का कार्य को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है ना। मेजरमेंट से, स्केल से हम सुखी होने का बिंदु को पहचाना, सुखी होने का मेजरमेंट को हम पहचाना। स्केल इस विधि से स्केल्स को जो है ना माइक्रो एक्रो स्केल हम बनाया है, और भी बना सकते हैं। वो रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलता है, सुखी होने का स्केल ही है। ठीक है, दो रेफरेंस पॉइंट हो गए, तीसरा रेफरेंस पॉइंट ये आए, तो व्यापार जो है शोषण सहित ही रहना है या शोषण मुक्त होना है। ये भी एक सोचने की एक माने एक उप बिंदु बनी। ठीक है ना भाई, ये तो बात ठीक हो गई। यहाँ तक के ठीक होने से अपने को आगे सोचने की जरूरत नहीं। ठीक, अभी तक शब्द संसार से स्केलिंग संसार से आगे सोचने की जरूरत बनी। हाँ बाबा, आगे पहुंचाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक। आगे सोचने पर क्या बना, पहले मनुष्य का परिभाषा को समझा, और उसके बाद उसके मूल में ये परिभाषा कैसे मिल गई मनुष्य को,
जीवों से ये परिभाषा बनता नहीं, झाड़ में बनता नहीं, पत्थर में नहीं बनता है, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ये मनुष्य में कैसा बन गया पूछा, वो कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता का स्रोत मिला। कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता का स्रोत के आधार पर मनुष्य जो है ना कर्म स्वतंत्रता को प्रमाणित करते हैं, तृप्ति बिंदु के लिए काम है। कर्म स्वतंत्रता क्या किया, ये अपने जो शरीर संवेदनाओं की सुविधा के लिए, संग्रह के लिए काम किया। सुखी होने के अर्थ में सुविधा संग्रह से हम सुखी हो जाएंगे, इस अर्थ में काम किया। ये सबके साथ ये मिल सकता है पूछा, ये नहीं मिल सकता। ये कोई बलवान योग्य व्यक्ति को मिलेगा। उसका 2 रेफरेंस पॉइंट, माइट इज राइट, फिटनेस टू दी सर्वाइवल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लाठी, ऐसा ये सोच करके चलती है। आज की स्थिति में ये सूट नहीं करता। ये दोनों रेफरेंस पॉइंट को लेके चला, सिद्धांत को लेके चला, प्रवृत्ति को लेके चला, ये आज के लिए सूट नहीं करता। संघर्ष के लिए तैयार कर लिया और संघर्ष के आधार पर ही इसको माना भी गया। संघर्ष वर्जी से चलने पर मानव को जो कुछ भी शोषण किया, किंतु धरती को जो बर्बाद कर दिया, उससे धरती बीमार हो गई। धरती बीमार होने के लिए फर्दर इसके मूल में जो है ना, अभी 3 बात जोड़ा, इसके मूल में धरती स्वस्थ होने के लिए आवश्यकता है कि नहीं, इसको अपन सोचने के लिए चौथा बिंदु मिल गए। ठीक है। क्या बात, क्या बात। हाँ बाबा, ये बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले हम परंपरा से प्राप्त तकनीकी विकास जो हमें मिला है उसको हम धन्यवाद करते हैं, जैसे बाबा जी ने हमें कहा, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम सब आज बाबा जी के प्रेरक विचारों को सुन पाए और पुनः उस प्रेरणा से ओतप्रोत हो सके। अमरकंटक में कई परिवार बाबा जी के सानिध्य में रहे। उन्हें वहाँ रहकर कैसा लगा, एक जागृत मानव के साथ जीकर जो सतत प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई, उसको प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय सुशील एवं जितेंद्र भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। जीवन विद्या के 22वें सम्मेलन में मैं सबसे पहले इस आयोजन को सुंदर बनाने में जिन लोगों ने भागीदारी की उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद सम्मेलन में देश भर से जहाँ से सब जगह से लोग पधारे लोगों को मैं नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं श्री नरेंद्र मिश्र और श्री पवित्र कुमार चौधरी, ये हमारे परिवार के काफ़ी पुराने लोग इस सम्मेलन में पधारे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सभी को प्राप्त होता रहे। बाबा के साथ, बाबा के परिवार के साथ लगभग परिवार के साथ तो 30-32 वर्ष मेरा साथ रहना हुआ, बाबा के साथ 30 वर्ष पूरा। तो बाबा के साथ जो रहने का जो सुख है वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं समझ में आया, पर अब ऐसा दिखता है कि जैसा कोई बच्चा उसकी माँ पास में हो और वो इर्द गिर्द में जितनी निश्चिंतता से घूमता फिरता है, उसको कोई चिंता नहीं। मेरे को भी करीब शुरुआत में एक नई जगह में आने के बाद भी ऐसा तो लगता था,
बाबा के पास हम बैठते तो कम समय थे, सुनते भी कम थे, लेकिन आसपास घूमने फिरने का, अमरकंटक तो जगह बहुत सुंदर है, उस समय शुरू में आए थे तो काफ़ी अच्छा लगता था, तो हम घूमते थे, लेकिन हर जगह काफ़ी अच्छा महसूस होता था। फिर धीरे धीरे बाबा को सुनना शुरू किए, साथ में रहना, परिवार के लोगों का आपस में व्यवहार बाबा का, तो जैसा सबके साथ होता है, सब लोग एक दूसरे के व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं और उसी मूल्यांकन के आधार पे हम आगे अपना व्यवहार तय करते हैं। तो हमने भी अपने ढंग से कुछ हम मूल्यांकन होता ही था, और उस मूल्यांकन में अब जा कर के बाद में हमको भी दिखने लगा कि बाबा जो न्याय शब्द की जो बात करते हैं परंपरा में, कि जो न्याय क्या चीज़ है, संबंध को पहचानना और मूल्यों का निर्वाह करना। अभी हमारा आपका सबका लगभग प्रयास ऐसा ही चल रहा है। हम इस बात पे ज़्यादा प्रयास करते हैं कि लोग हमारे अनुकूल बने, हमारे अनुसार चलें। हम अपने बच्चों को भी वैसे ही चाहते हैं। इस बात पे ये चीज़ मैं बाबा में नहीं देखा। बाबा न्याय सम्मत अपने को बना के रखे थे, न्याय सम्मत ही व्यवहार करते थे। हम तो सूर्योदय उठने से लेकर के उनके सोने तक साथ में ही रहते थे। तो ये एक भाग तो बाबा के साथ मैं देखा। मेरे साथ एक और बात रही कि बाबा के साथ कई अच्छे अनुभव भी मेरे रहे। बहुत सारी बातें बाबा से सुना, फिर उसको देखा भी। तो अभी तो उतनी बात नहीं हो पाएगी, कभी ऐसा ही संयोग बनेगा। वैसे कई लोग हमसे टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी चीज़ों को सुने हैं। फिर भी एक बार एक संस्मरण तो आप लोग सुनी लो। करीब ये 95-96 के दशक में एक बार रात्रि में मेरे को ऐसा सपना आया था कि मेरा अमरकंटक से ट्रांसफ़र हो गया और ये आदेश मिला कि आप तुरंत यहाँ से वापस आपको जाना अपनी जगह में। उसके बाद मेरी नींद खुली थी तो मैं पसीने से भीगा रहा। ऐसा लगा कुछ ऐसा रहा कि वो जगह बाबा के रहते तक तो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। अभी भी अमरकंटक अच्छा लगता है, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ कमी तो लगती है। बाबा जितनी बात को बोलते थे, अमूमन हम लोग भी, कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई बात बोलता है तो हम धीरे से उसके आचरण में तो वो बात को देखना ही चाहते हैं। तो शुरुआत में तो बाबा जैसा बोलते थे, अभी आप लोगों ने ऑडियो में सुना भी होगा, बाबा कई जगह में खूब गरज के बोलते थे, बिल्कुल चढ़ के। तो जब कोई ऐसा बोलता है तो लगता है ना कि देखा जाए। तो हम कई बार उनके व्यवहार को, आचरण को देखते थे, तो वो जैसा बोलते थे वैसा दिखता था। दूसरी एक बात कि जीवन रूप में सब समान है, ये एक बात को हम लोग बोलते हैं। इस बात को मैंने बाबा को लोगों के साथ जीने में देखा है कि वो जीवन को ही पकड़ते थे और जीवन के आधार पे ही व्यवहार करते थे। ये लंबे ऑब्जर्वेशन के बाद मैं इस बात को देख पाया। मेरा एक बेटा छोटा सा है, अब तो बड़ा हो गया। मेरे बेटे से उनका जो निकटता थी, मेरा बेटा कई जगह में कोई चीज़ को उनसे जितना सहज रूप में बोल पाता था, मेरे से नहीं बोल पाता था छोटे में। तो वो जीवन को बाबा कैसा पहचानते थे, कैसा जीवन के साथ व्यवहार करते थे। मैंने एक दो ऐसे लोगों को भी बाबा के साथ बात करते देखा, बाबा को उनके साथ, जिनको लोग बोलते थे कि मानसिक रूप से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं या वो हैं। उनके साथ भी बाबा उसी लहजे में बात करते थे जैसा अन्य लोगों के साथ में। कोई कितना भी बड़ा आदमी, जैसा भी हम लोग पद के आधार पे, धन के आधार पे बड़ा छोटा ये सब बना के चल रहे हैं, इस तरह के लोग हमारे यहाँ तो बहुत आते थे बाबा के पास में। सब तरह के लोगों के साथ एक जैसा ही टॉक करते थे बाबा, एक जैसी ही बातचीत करते थे। और
कुछ बातें जो सबसे अच्छी लगी, बाबा का जो परिवार में पति पत्नी संबंध, बाबा का बच्चों के साथ जो संबंध जैसा वो निर्वाह करते थे, वो तो काफ़ी लाजवाब था। और मेरे को तो बहुत सारी प्रेरणाएं वहाँ से मिली हैं बाबा। और बाबा के बाद कभी माता जी को, आप अगर माता जी के साथ भी हमारी ज़्यादा निकटता थी, वो एक लंबा समय तक हमको अपने साथ में ही सुलाती थी। यहाँ अमरकंटक में आने के बाद का कुछ ऐसा स्नेह था। तो कई बार ऐसा लगता था कि माता जी हमारी जो हैं वो बाबा से ऊपर हैं, बाबा थोड़ा नीचे हैं, माता जी ऊपर हैं। कई बार ऐसा लगता था हमारी बहन जी अम्बा जी आई नहीं इस सम्मेलन में किसी कारणवश, कभी आप लोगों को मिलना भी होगा। उनके भी व्यक्तित्व को देख के ऐसा लगता था, कभी लगता था कि वो भी बाबा से ऊपर हैं। ये ऊपर नीचे वाला भाग ये हमारे अंदर में ऐसा आता था। फिर माता जी के विषय में तो बाबा खुद भी बोलते थे कि मैं ये जो कुछ भी कर पाया उसमें प्रमुख रूप से माता जी का ही योगदान था। मेरा घर शहडोल में है। मैं शहडोल से करीब 105 किलोमीटर दूर है अमरकंटक। अमरकंटक में रह के मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा, मेरे को ऐसे ही लगता था कि यहाँ भी मेरे माता पिता हैं, शहडोल में तो है ही हैं घर में। और जैसा एक बच्चों को माता पिता से मिलता है वो सब मेरे को प्राप्त भी हुआ बाबा से। और आज भी मस्तिष्क में बाबा बीच बीच में जो बात बोलते थे, कैसा बात होती थी, वो सब मस्तिष्क में रहता है। समय के आधार पे वो आता भी है और हम उससे प्रेरणा भी लेते हैं। आगे चल के अच्छे से जी पाएँ, कम से कम बाबा के पास में रहें तो जैसा बाबा जिए हैं उसकी तुलना में कुछ तो ठीक कर पाएँ, ऐसी अपेक्षा के साथ में प्रयास कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद रहा तो इसमें सफल भी हो जाएंगे। श्रद्धेय बाबा जी को प्रणाम। आप सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। जैसा कि हमारे बड़े भाई जितेंद्र भाई ने बताया कि परिवार के रूप में हम लोग सब बाबा जी के सानिध्य में रहे, इसी तरह मैंने भी 2010 में ये तय किया था कि सपरिवार बाबा जी के साथ रहूँगा। उसके पीछे कुल इतनी ही मानसिकता थी कि एक जागृत व्यक्ति के साथ रहकर ही सानिध्य के साथ में ही उस अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा मैंने अपने मन में बनाया धारणा, और रहने के लिए वह उनके साथ प्रेरित हुआ और पूरे अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहना शुरू किया। उसके मूल में केवल यही मन में बात थी कि उनका जो व्यवहार है, उनकी जो कथनी करनी है, उसको हम अपने जीवन में लागू कर सकें। उनके साथ रहते हुए वो कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे संबंधों का निर्वाह करते हैं। तो बाबा जी के साथ रहने में जो प्रेरणा है वो 100% प्रेरणा मिलती थी। सारे संबंध उनमें समाये थे। ऐसा लगता था कि हमारे मित्र भी हैं, ऐसा लगता था हमारे पिता भी हैं। कोई भी ऐसी बात जो हमारे मन में आई या हमने उनसे प्रश्न किया, उस उत्तर से मैं तो बिल्कुल संतुष्ट होता था कि नहीं, यही सही है। और जो देखता था कि हर तरह के, हर क्षेत्र के लोगों से उनका जो व्यवहार रहता था, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, उसके साथ जो व्यवहार करने का उनका तरीका था, बिल्कुल आत्मीय होकर उससे बात करते थे। सामने वालों को ये अनुभव नहीं होता था कि ये इतने बड़े हैं, कि इतने बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। जो भी व्यक्ति जाता था उनसे बिल्कुल तादात्म्य हो जाता था, और जो भी बात वो कहते थे बिल्कुल जो तात्विक, बौद्धिक और व्यवहारिक तीनों में बिल्कुल एक रूपता दिखती थी। व्यवहार में जो बात कह रहे हैं उसका कोई मूल स्रोत है, उस स्रोत तक चिंतन करेंगे तो वहाँ पहुँच जाते हैं लोग। तो बाबा जी के साथ जो जीने का मेरा जो अनुभव रहा वो यही रहा कि शेष जीवन में जो उन्होंने दर्शन दिया है मानव जाति के लिए, उस पर मैं जी पाऊँ
और प्रमाणित हो पाऊँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जितेंद्र भाई जी और सुशील भाई जी। इनका बड़ा ही अहोभाग्य है कि इतने ऊंचे व्यक्तित्व एक दिव्य मानव के साथ में इतने लंबे अंतराल तक वो साथ में जी पाए। उसी प्रकार और कैसे एक जागृत मानव जीता है उसको बहुत नज़दीक से वो देख पाए। हम सभी जागृत होना चाहते हैं और उसी श्रृंखला में एक हमारे आदरणीय भाई जी श्री साधन भैया, जिन्होंने भी उनके परिवार के साथ में अपने परिवार के एक जैसा होकर के रहे, तो हम उनसे आगे की चर्चा सुनते हैं। साधन भैया जी, क्या बोलना है कि कैसे एक जागृत मानव जीता है, उससे हम किस प्रकार की प्रेरणा ले सकते हैं, कैसे हम सभी लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जागृति हम सब लोगों का लक्ष्य है, उसके बारे में आपका वक्तव्य। पूज्य बाबा जी को प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। जागृति के लिए अभ्यास, इस बिंदु पर मुझे बोलने के लिए पहले से बोला गया है था, तो मैं ये मान रहा हूँ कि उसी बिंदु पर मुझे बोलना है। जागृति के लिए अभ्यास को यदि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहूँ तो ये पूरी तरह मैंने बाबा जी से सुना है और मध्यस्थ दर्शन में पढ़ा है। उसमें मेरी जो भी स्वीकृति हुई है उसको आप लोग के सामने रखूँगा। जागृति के लिए अभ्यास को दो भागों में देख सकते हैं, एक तो अनुभव होना और दूसरा अनुभव को प्रमाणित करना। तो अनुभव होने के लिए एक अभ्यास है और अनुभव को प्रमाणित करने के लिए एक अभ्यास है। तो अनुभव होने के लिए जो प्रमाण है, जो अभ्यास है, उसमें पहला चरण तो शास्त्राभ्यास है, जो वाङ्मयों को पढ़ना है, व्यवहार अभ्यास है और कर्माभ्यास। और इस क्रम में अनुभव है और अनुभव के बाद उसको प्रमाणित करने के क्रम में चिंतनाभ्यास है, व्यवहाराभ्यास है और कर्माभ्यास है। तो अनुभव गामी विधि और उसके बाद अनुभव मूलक विधि, अनुभव मूलक विधि से जो जागृति का प्रमाण होता है। तो जागृति शब्द में ये दोनों चीज़ें, अनुभव होना भी और अनुभव का प्रमाण होना भी, दोनों चीज़ें आती हैं। यदि हम शास्त्राभ्यास की बात करेंगे तो शास्त्राभ्यास में कुछ बहुत ही निश्चित बिंदु हैं जो स्पष्ट होना आवश्यक है। वो स्पष्ट हुए बिना शास्त्राभ्यास की बात होती नहीं। तो उसमें सबसे पहला बिंदु है कि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है और ये व्यापक और इकाइयाँ दो प्रकार की इसमें वस्तु है, कोई तीसरी प्रकार की वस्तु नहीं है। ये चीज़ एक स्पष्ट होना है। व्यापक ज्ञान है, व्यापक चेतना है और व्यापक ऊर्जा है। ये दूसरी बात इसमें स्पष्ट होना आवश्यक है। तीसरी बात गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ये तीन बिंदु हैं। ये तीन बिंदु गठन पूर्ण परमाणु में गठन पूर्णता होती है, वही गठन पूर्ण परमाणु फिर आगे जागृत होता है और उसी में फिर आगे जागृति पूर्णता होती है, जिसको क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के नाम से हम लोग अभी सुन रहे हैं। चौथे बिंदु में मानव में संस्कार अनुषंगिता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्पष्ट होना आवश्यक है शास्त्राभ्यास के साथ ही। इसके बिना शास्त्राभ्यास नहीं हो सकता पूरा। तो एक निष्कर्ष ये होना ही आवश्यक है कि मानव संस्कार अनुषंगी है। इसके पूर्व जीव जो हैं, जीव अवस्था वंशानुषंगी व्यवस्था में जीते हैं और उसमें जीने की आशा है।
तो जीव अवस्था को भी दो भागों में हम पहचान सकते हैं। एक जीव तो वो है जो जीव शरीर के साथ है, जीवावस्था का एक भाग वो है जो मेधस तंत्र से ही संचालित है और उसमें जीवन नहीं होता है। और दूसरी भाग जिसको हम कह रहे हैं कि जीवावस्था में मेधस तंत्र से संचालित है और साथ में उसमें जीवन भी है। तो जब ऐसे जीवावस्था की ऐसी इकाइयाँ जिसमें जीवन नहीं है और वो मेधस तंत्र से संचालित है, तब भी उसमें चारों विषय, आहार निद्रा आदि चारों विषय उसमें होते हैं। तो वो पूरी तरह मेधस तंत्र से नियंत्रित एक प्रक्रिया है जिसमें ये चारों विषय होते हैं। और जब समृद्ध मेधस हो जाता है इसी प्रकार के शरीर में, तो उसको जीवन चलाता है और उस जीवन चलाते समय जीवन उस शरीर से तदाकार हो जाता है और तदाकार होने के पश्चात वो चार विषय को स्वीकार लेता है और यही जीने की आशा है। तो चार विषय पहले भी होते थे, वही चार विषय में उसी शरीर से, उसी प्रकार के शरीरों से और मेधस तंत्र के द्वारा हो जाते थे और जीवन आने के बाद भी उतना ही रहता है, जीवन उसको स्वीकारता है, इससे अधिक उसमें कुछ होता नहीं है। ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हमारे निष्कर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए और यही शास्त्राभ्यास का अर्थ होता है। पूरी तरह निष्कर्ष हमारा इस पक्ष में हो जाए। इसमें एक बहुत ही आवश्यक चीज़ मुझे समझ में आती है कि ये बात स्पष्ट होना आवश्यक है कि ये भौतिकवादी कोई विचारधारा या जीवन शैली नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं एक प्रकार की पढ़ाई से निकल के आया वहाँ, तो मेरा एक सोचने का ढंग बना हुआ था। वो सोचने का ढंग पूरी तरह भौतिकवादी विधि से पूरी प्लान्ड तरीके से ज़िंदगी को जीने का होता था। प्लानिंग तो मेरे सीमा तक सही है, लेकिन जब मैं दूसरे की भी प्लानिंग करता हूँ वहाँ सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि दूसरे का मूल्यांकन फिर मैं करता हूँ। और मशीनों का मूल्यांकन तो कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का मूल्यांकन उस विधि से होता नहीं। तो जिस ढंग से प्लानिंग हम करते थे पहले भौतिकवादी विचारधारा के आधार पर, वो यहाँ काम नहीं करती है। दूसरी बात और देखा कि आदर्शवादी विधि में प्लानिंग जैसी चीज़ें होती नहीं हैं। तो इन दोनों से हटकर यदि हमारे मन में ये बैठता है कि ये एक अलग ही विचारधारा है, तब इसके प्रति हमारा निष्कर्ष ठीक बन पाता है और तभी अध्ययन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शास्त्राभ्यास अध्ययन का पूर्व भूमि है। शास्त्राभ्यास में केवल निष्कर्ष बनते हैं कि ये चीज़ें ठीक है और ये चीज़ें हमारे अनुभव में आएंगी और इस विधि से आएंगी। तो शास्त्राभ्यास के बाद का जो दूसरा चरण है वो व्यवहार अभ्यास है। व्यवहार अभ्यास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और जो हमारी स्थिति होती है हम उससे कुछ अधिक स्थिति को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मानव में व्यवस्था है। इसीलिए जिस मानव को अनुभव नहीं है वो भी अनुभव तक पहुंच सकता है। यही क्रम है और यही अध्ययन विधि की महिमा है। तो पहले सबसे पहले निष्कर्ष हो जाए, उस निष्कर्ष को हम जीने का प्रयास करें, जीने के प्रयास करने के फल में फिर अनुभव है। तो ये दो चरण हो गए, निष्कर्ष हो जाना और निष्कर्ष के बाद जीना, और जीने के क्रम में व्यवहार अभ्यास और कर्माभ्यास। तो व्यवहार अभ्यास में जब हम आगे आते हैं तो व्यवहार अभ्यास पूरी तरह संबंधों के आधार पर जीने का अभ्यास करना है। इसी को हम दूसरी भाषा में और भी कह सकते हैं कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार और संबंधों के रूप में जीना। ये पूरा कार्य यदि कर पाते हैं तो ये व्यवहार अभ्यास होने लगता है। व्यवहार अभ्यास में हम जब यहाँ जी रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो छोटा बच्चा है, कोई 2 वर्ष का, वो मेरे से कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं है, न वो हमसे भी अधिक विकसित से, अधिक आयु से सुनने को तैयार है। वो 4 साल के बच्चे से सुनता है, उसका वो अनुकरण करने लगता है, अनुसरण करने लगता है। 4 साल वाला 8 साल वाले का, 10 साल वाले का करता है। तो इस क्रम से हम देख पाते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी का अनुकरण, अनुसरण पूर्वक लगा हुआ है और उस व्यक्ति के भी अनुसरण
हर आयु में कोई ना कोई करता रहा है। तो ये एक इतनी महत्वपूर्ण बात है कि हर समय हम या फिर किसी चीज़ को दूसरों को अनुसरण करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, या फिर वो गलत है या वो सही है, और साथ में हम उसको अनुसरण कर भी रहे हैं। हो सकता है वो गलत है या हो सकता है सही है। तो इस प्रकार के क्रम में सभी लोग होते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी इसी क्रम में होते हैं। तो अनुकरण और अनुसरण की जो प्रक्रिया है, इसी में सही चीज़ों को कर पाने की हमारी चीज़ें स्पष्ट होती है। तो शास्त्राभ्यास कर लेना एक भाग है, उसमें हम निष्कर्ष को पा जाते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार अभ्यास में आते हैं तो वहाँ पर वास्तविक विवेक की ज़रूरत पड़ती है। वो विवेक केवल तर्क नहीं है, फिर तर्क यहाँ काम नहीं करता है, क्योंकि जब हम व्यवहार करते हैं वहाँ बिल्कुल अलग प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। तो ये विवेकोदय होना ही वास्तव में व्यवहार अभ्यास का फल है। विवेकोदय हुआ, उसकी पुष्टि भी उसी में होती है। तो मैंने अभी आपको निवेदन किया कि छोटे बच्चे भी बड़े बच्चे के अनुसार चलते हैं, और इस ढंग से एक पूरी श्रृंखला बनी हुई है। इस विधि में जैसे मैं एक पिता के रूप में देखता हूँ, तो मेरा एक दायित्व और कर्तव्य दोनों हो जाता है कि अपने संतान को मैं आगे की दिशा में मार्गदर्शन दूँ। मार्गदर्शन देता हूँ वो मेरी मान्यता के आधार पर होता है, और कई बार उसको मैं नियंत्रित करने लगता हूँ। तो ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है कि उसको मैं नियंत्रित कितना करूँ और कितना स्वयं से बढ़ने दूँ, क्योंकि परंपरा में और भी बहुत सारे प्रभाव हैं। उस प्रभाव से बचाना भी है, अच्छे प्रभाव की तरफ उसको गतिशील भी करना है, और जो चीज़ें दूसरी प्रकार की चीज़ें उसमें कोई चीज़ करने के लिए प्रवृत्ति है, उसको भी मुझे देखना है। तो यहाँ पर विवेक की बहुत आवश्यकता महसूस होती है कि नियंत्रण किस सीमा तक अपने बच्चों को भी मैं करूँ। तो व्यवहार अभ्यास में ये एक बहुत ज़्यादा सोचने की बात होती है, और ये मुझे सबसे सूक्ष्म लगता है। जो सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद इससे अधिक मुझे सूक्ष्म ये भाग लगता है। इससे अधिक जो जिम्मेदारी मैं और समझता हूँ कि जैसे मैं कुछ समय पहले जीने के लिए तैयार हुआ, इस प्रकार की चीज़ों को जीऊँगा, तो उस समय बाबा जी के पास आ गया। ये निर्णय लेने के बाद, बाबा जी के साथ रहने के बाद कुछ दिनों में लोगों ने ऐसा मान लिया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब लोग स्वतः ही मेरा बहुत अधिमूल्यन कर लिए। इस अधिमूल्यन का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, हम कितना भी कह लें नहीं पड़ता है, मेरे ऊपर तो पड़ता था। तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हम होते हैं, और हम दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और ये एक प्रकार से अधिकार आ जाता है, हम दूसरों को और अधिक नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें गलती की अधिक संभावना है, और इसमें सही की भी बहुत अधिक संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने पूज्य बाबा जी को देखा है कि वो ये घोषणा तो करते थे कि मैं सब समझ गया हूँ, मैं समझदार हूँ, लेकिन उनके सामने कोई व्यक्ति आता था तो हमेशा ये मान के करते थे व्यवहार उनसे कि मैं तो समझदार हूँ और आप भी समझदार। तो कोई कोई उसको स्वीकार लेते थे कि वो भी समझदार हैं और बाबा जी भी समझदार हैं, और उनके बीच में वार्तालाप होता था। अधिकतर लोग तो हाथ जोड़ देते थे कि बाबा जी हम समझदार नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, और भी नीचे की बातें करते थे। तो बाबा जी बातचीत को वहाँ समाप्त कर देते थे कि समझदार होना तो चाहते हो, तो मैं समझदार हूँ और आप समझदार होना चाहते हो, इसके आधार पर आप बातचीत होगी। मैंने कभी भी नहीं देखा कि बाबा जी किसी को उससे नीचे ले गए, उससे नीचे कभी भी नहीं ले गए जहाँ पर वो मानसिक दबाव में आ जाए, नियंत्रण में आ जाए। तो एक बहुत बढ़िया उन्होंने सूत्र दिया कि न किसी से एहसान लेना है, न किसी को एहसान में दबाना है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैंने व्यवहार में उनसे देखा। और शिविरों में हम किसी को डायरेक्टली कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो हम एक फ्रेम बना के उसको घेर देते हैं, और वो धीरे धीरे वो हमारे ढंग से सोचने लगता है। तो व्यवहार में जो सबसे बड़ी जो कमियां होती है, मुझे यही लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, आयु बढ़ती जाती है, हमारे पास नियंत्रण के अधिकार बढ़ते हैं,
और फिर वो व्यवहार अभ्यास को नष्ट कर देता है। तो व्यवहार में जैसे ही हम संबंधों को पहचानते हैं तो संबंधों में पूरकता है, और इस पूरकता में विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता है, और वो शुद्ध तर्क नहीं है। और वो मुझे जो अभी तक लगा है कि वास्तव कठिनाई तो इस समय जीने में मेरे लिए भी यही है कि विवेक को किस ढंग से हम पहचाने जाए। तीसरी बात, कर्माभ्यास के रूप में, कर्माभ्यास जो भी हैं, एक तो उत्पादन संबंधी चीज़ें हैं, सेवा संबंधी चीज़ें हैं, और तीसरी बात विनिमय संबंधी थोड़ी सी बातें। तो कर्माभ्यास के रूप में हम सभी लोग अधिकतर यही सोच रहे हैं इस समय कि हम कृषि को कर लें, क्योंकि उसमें कम से कम हमको प्राकृतिक अपराध करना पड़ेगा, ये मान के करते हैं। और दूसरी जो तकनीकी संबंधी काम करने के लिए बहुत बड़े उद्योग लगाने पड़ेंगे, आज ये स्थिति आ गई है, जिसके लिए बहुत बड़ा एक धन की भी आवश्यकता है और बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित लोगों की भी आवश्यकता होती है, और खूब लंबे समय का काम होता है। तो ये वाली भाग जो है जागृति के लिए, जो अभ्यास के क्रम में हम जब व्यवसाय में जाने की बात करते हैं, कर्माभ्यास की बात की जाने करते हैं, तो वहाँ अभी हम लोगों को सम्मिलित रूप में भी सोचकर कुछ अवसर को ढूंढने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इस कर्माभ्यास में और अधिक सफल हों। तो मेरी ये अभी तक अपेक्षा बनी है। तो इतनी ही बात आप लोग के सामने निवेदन करना चाहता था। प्रणाम। आदरणीय साधन भाई जी ने हम सब के सामने जागृति के लिए जो अभ्यास, इस विषय पे सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को रेखांकित किया, जिसमें शास्त्र अभ्यास जिससे अध्ययन की पूर्व भूमि के रूप को तैयार करता है और निष्कर्ष पूर्ण हम होते हैं। व्यवहाराभ्यास जिस पे के आधार पर संबंधों को हम समझ पाते हैं, संबंधों की पहचान होती है और उस आधार पर जीना बनता है, जिसके लिए विवेक का उदय होना, विवेक का होना अति आवश्यक है। और कर्माभ्यास जिसमें उत्पादन, सेवा और विनिमय। तो इन तीनों अभ्यासों को साधन भाई जी ने हमारे सामने रखा, और अब हम सब इस पर विचार करें, इस पर चर्चा करें